एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल, जहां पर आपकी रूपाली मैम लेकर आ जाती हैं आपकी हिंदी संबंधित सभी समस्याओं का हल। अगर हम बात करें अपनी क्लास 10 कोर्स बी की, सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है सारा, काफी लाइव सेशंस भी ले चुकी हूं। अब जो आखिरी चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका होता है वो सैंपल पेपर्स को करने का। तो देखिए, अभी तक हमने आपको जो चैनल पे दिया है वो सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर था, फिर उसके बाद हमने आपको एक प्रैक्टिस पेपर भी दिया। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपको दिया ना एक, आज हम लेकर आ रहे हैं इसी प्रैक्टिस पेपर का सेकंड पेपर। ठीक है, तो क्लास 10 कोर्स बी का आज हम कर रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको। आपका सेशन है रहेगा 2025 का और 26 का, और पेपर कोड 085 है। बहुत ध्यान से इनको देखिए, 085 आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक ही दिन में कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का पेपर होता है। अब ध्यान दीजिए, कोड तो हो गया, कुछ निर्देश हैं, ध्यान रखिएगा इन निर्देशों को बहुत खास तौर से कि अच्छा, एक छोटी सी टिप ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है, उसको बखूबी यूटिलाइज कीजिए, खासतौर से अपठित गद्यांशों के आंसर निकालने के लिए, और जो पठित गद्यांश है उनके आंसर निकालने के लिए, उनको निकालकर आप बेहतरीन तरीके से अपने पास में रख लीजिए। ठीक है, तो जब आप लिखने लगोगे तो उनके आंसर्स खोजने के लिए आपको समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो निर्देश देख लीजिए फटाफट, क्योंकि निर्देश हर पेपर में एक ही से रहेंगे, और इनको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि इन निर्देशों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए एग्जाम में उतना टाइम ना देना पड़े, और जो निर्देश दिए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा, घा। ठीक है, एक अपठित बोध है, एक व्याकरण है, एक हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित है और एक रचनात्मक बोध है। ठीक है, फिर एक खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए देना है। तो जो पहला खंड है उसमें 2 प्रश्न है, 2 अपठित गद्यांश है हर क्वेश्चन के अंदर, यानी कि आपके पास उप प्रश्न दिए गए 5-5 प्रश्न है, 3 बहुविकल्पी हैं, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सारे प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड खा में आपके व्याकरण के जो 4 टॉपिक हैं, जिनमें पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, इस पर 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको 4-4 प्रश्न करने होंगे, यानी कि एक-एक प्रश्न का ऑप्शन आपके पास में रहेगा। नेक्स्ट है खंड गा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो खंड गा आपकी पाठ्यपुस्तक यानी कि स्पर्श और संचयन के प्रश्न हैं, जिनमें आपके पास में 3 तरीके के प्रश्न आए हैं, बहुविकल्पीय हैं, लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं। ठीक है, हर प्रश्न के साथ आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, उनको ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिएगा। नेक्स्ट है खंड घा, रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड घा जो है उसके अंदर आपके रचनात्मक लेखन है, जिसमें आपका अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, सूचना है और आपका ईमेल है, लघु कथा लेखन है। ठीक है, ये सारे दिए गए हैं, ऑप्शंस अंदर मौजूद हैं, उनको समझते जाइए और करते जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने हैं, यानी कि जो 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको करने हैं। इनके अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 से लेकर 16 तक प्रश्न करने हैं, यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कौन सा सेक्शन पहले करें, तो सेक्शन पर मत जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक पूरे सीक्वेंस में करने हैं, यानी खंड का, खा, गा, घा लाइन से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आप सीक्वेंस में काम करोगे, ये नहीं कि पहले 16 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर 12 कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहला जो खंड हमारा अपठित बोध का है। अपठित बोध में हमारे पास 2 प्रश्न हैं, यानी कि 2 आपके पास अपठित गद्यांश दिए गए हैं, दोनों करने हैं। एक गद्यांश 7 नंबर का है, तो 2 गद्यांश आपके पास 14 नंबर के आएंगे, 14 मार्क्स मायने रखता है। ठीक है, तो हर गद्यांश में, जैसे पहला गद्यांश है, इसके अंदर 3 बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय हैं। बहुविकल्पीय 1-1 नंबर का आएगा, लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के आएंगे। तो इस तरीके से ये 7 नंबर का हो जाएगा। तो 7 नंबर का एक अपठित गद्यांश और 7 नंबर का एक, दोनों करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले ध्यान से, अपठित गद्यांश को करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ो। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, फिर जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो वो आंसर हमें तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है,
अब ये सीधे सीधे आजमाना एग्जाम में नहीं जाकर, कम से कम अभी समय है, इस ट्रिक को आजमाओ ताकि अपने दिमाग को उस चीज के लिए हैबिचुअल बनाओ। ठीक है, तो अभी से कुछ गद्यांश कर लो ताकि तुम्हें वो ट्रिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों से। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने की नजदीकी और अपनापन बढ़ता है। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन करना। ठीक है, विनम्रता का मतलब है हम अच्छा सॉफ्ट स्पोकन रहें, सबकी इज्जत करें, ये सारी चीजें रहती हैं। खुद को संतुष्टि देने के साथ ही विनम्रता और शिष्ट व्यवहार के और भी कई फायदे हैं, किंतु फिर भी लोग विनम्रता का पालन नहीं करते। इसका फायदा होते हुए भी लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसा कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसे व्यवहार वालों से दूर रहना चाहते हैं, यानी कि जो बहुत हार्श बोलते हैं, ज्यादातर लोग उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला बन सके। एक बार विनम्र व्यवहार सीख ले तो वह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद और मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे चंद शब्द जादू का असर दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी से अगर ये शब्द बोलो तो सामने वाला तो इंप्रेस हो ही जाता है, कि नहीं होता है? तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहले जैसे हमने बताया कि 3 बहुविकल्पी हैं। पहला क्या है, घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ऑप्शंस देखिए। इनसे नजदीकी और अपनापन बढ़ता है, इससे जेब खर्च ज्यादा मिलता है, इससे आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, इनसे लड़ाई नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि इससे नजदीकी और अपनापन बढ़ता है। दूसरा बहुविकल्पी है आपके पास में कथन और कारण आधारित। याद रखिएगा कि आपके पास में जितने भी अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश आ रहे हैं, आपके पास एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, सब में एक आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। क्या दिया है? कथन, विनम्रता और शिष्ट व्यवहार इंसान को बहुत दूर तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। कारण क्यों है? विनम्रता दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाती है। तो दोनों सही हैं। ठीक है, तो हम कथन और कारण जो दोनों सही है वहां पर हम लगा देंगे। कथन ए सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से जादू का असर होता है? शब्द क्या है? कृपया, शुक्रिया या धन्यवाद, मुझे क्षमा कर दीजिए, उपरोक्त सभी। तो ये गद्यांश में ये सारे ही जो है दिए गए थे, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अब हमारे पास आएंगे 2 बहुविकल्पी। देखिए, जैसे पहला गद्यांश में एज इट इज सेम दूसरे गद्यांश में भी प्रश्न आएंगे। अब 2 आएंगे आपके पास में लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 3 नंबर के आपके हो गए बहुविकल्पी और 4 नंबर के लघु उत्तरीय, 7 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। कठोर व्यवहार करने वालों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है, लोग उनसे दूर हो जाते हैं कि नहीं। कठोर व्यवहार करने वालों से ज्यादातर लोग दूर रहना चाहते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं। मतलब लोग उनसे बात ही नहीं करना चाहते। जब आप सही से व्यवहार नहीं करेंगे तो क्यों आपसे कोई बात करेगा, है कि नहीं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? ताकि वो इस समाज में ठीक से रह सके, दूसरों को समझ सकें, विनम्रता से व्यवहार कर सकें, और जब विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो सफलता भी पाएंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक चेन के साथ बंधी सी रहती हैं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? फिर से एक गद्यांश रहेगा अपठित, इसे आपको पढ़ना है और इस पे फिर से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यानी कि 3 बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गद्यांश ध्यान से पढ़िए। ट्रिक आपको समझा चुकी हूं, उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तब आप आसानी से एग्जाम के दौरान कर पाओगे। ठीक है, शिक्षा और गुरु के माध्यम से ही अपने आंतरिक गुणों को हम प्रकाश में लाते हैं। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर मानव विज्ञ बनता है, विज्ञ मतलब बहुत ज्ञानी बनता है,
तो वह अपने जीवन के मार्ग के विकास के लिए अनवरत लगकर जीवन को सफल बनाता है। ठीक है, हम लगातार उसमें प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। और सम्यक ज्ञान गुण धर्म से अपने जीवन को ब्रह्म से जोड़कर करोड़ों जन्मों के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। फिर जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अपने इस जन्म से जोड़ते हैं, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर भी सुधरते हैं। किंतु यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा भी दो माध्यमों से मिलती है, एक जीविकोपार्जन का माध्यम बनती है यानी कि अर्निंग का माध्यम बनती है, तथा दूसरी जीवन साधना संभव होती है यानी कि हम जीवन जीने के तरीके को सीखते हैं। दोनों में परिपूर्णता गुरु के माध्यम से ही होती है। जीविकोपार्जन की शिक्षा पाकर यह संसार बड़ा सुखमय प्रतीत होता है और जलते हुए दीपक के प्रकाश जैसा वह बाहरी जीवन में प्रकाश पाता है। दूसरी शिक्षा पाने के लिए सद्गुरु की तलाश होती है। वह सद्गुरु कहीं भी कोई भी हो सकता है। जैसे तुलसीदास की सच्ची गुरु उनकी पत्नी थी, उनकी प्रेरणा से उनके अंतर मन में प्रकाश भर गया और सारे विकार धुल गए, मन स्वच्छ हो गया। अपने दुर्लभ जीवन को सफल बनाकर हमेशा हमेशा के लिए सुखद जीवन जिए। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान व आत्मनिरूपण की सच्ची शिक्षा के बिना सार्थक जीवन नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। तो समझ में आया? तो एक शिक्षा तो हम प्राप्त कर लेते हैं अर्निंग के लिए और एक शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके लिए? हम अपने अंतर्मन के लिए। ठीक है, चलिए अब इस पर 3 बहुविकल्पीय 2 लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, व्यक्ति करोड़ों जन्मों के कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकता है? धर्म के मार्ग पर चलकर कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर अपने जीवन को ब्रह्म से जोड़कर जीवन को सफल बनाकर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? अपने जीवन को ब्रह्म से जोड़कर। ब्रह्म से जोड़ने का मतलब होता है कि आराधना में आप लगाइए, अच्छे कर्मों में। ईश्वर हमेशा हमें अच्छे कर्मों के लिए ही प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। पहला है, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक जो जीविकोपार्जन का माध्यम बनती है और दूसरी जो आत्मज्ञान व मुक्ति का मार्ग दिखाती है। तो कथन तो सही है। कारण पे आ जाते हैं, सद्गुरु के माध्यम से ही शिक्षा की दोनों प्रकार की पूर्णता संभव है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तुलसीदास की गुरु कौन थी? उनकी पत्नी थी। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? उनकी पत्नी। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, शिक्षा किन किन माध्यमों से मिलती है? 2 माध्यम थे। ठीक है, 2 माध्यम से मिलती है, एक जीवोपार्जन का माध्यम बनता है और दूसरी से जीवन साधना संभव होती है। तो देखिए ये सब आपको दिया हुआ है, कोई ज्यादा आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लोगे, पैरा पढ़ोगे जाके, तो आप आसानी से आंसर ढूंढ लेंगे। जीविकोपार्जन की शिक्षा से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? अब हम जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या है, हमें सारी चीजें अच्छे से मिल जाती हैं, है कि नहीं? जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य को यह संसार बड़ा सुखमय प्रतीत होता है और जलते हुए दीपक के प्रकाश जैसे वह बाहरी जीवन में प्रकाश पाता है। क्योंकि जीविकोपार्जन अगर हम अच्छा करते हैं, हमारे पास अर्निंग अच्छी होगी, तो हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम बाकी और अच्छी चीजों में अपना दिमाग और दिल लगा सकते हैं अगर हमारे पास पैसे अच्छे रहते हैं, है कि नहीं? चलिए अब आ जाते हैं, हमारे पास खंड खा है जो कि हमारे व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण में आपके पास 4 टॉपिक दिए गए हैं। पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, समास है और मुहावरे हैं। ठीक है, इन चारों ही टॉपिक पे आपको 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। इस खंड में 5-5 प्रश्न रहेंगे, आपको सिर्फ 4-4 करने हैं। पहले भी बता चुकी हूँ, 5 के 5 ऑप्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जो 4 आपको आते हैं सिर्फ वही करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो अब पहले हमारे पास में जो प्रश्न संख्या 3 में है, पदबंध पे आधारित 5 प्रश्न हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं, 1-1 नंबर का सारा प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बाइबिल के सोलोमन सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। रेखांकित पद का नाम लिखिए। अब ये जो रेखांकित पद है, देखिए इसमें लास्ट वर्ड जो है वो क्या है? पक्षियों। कौन सा वर्ड है? पक्षियों। अब जब पक्षियों अगर संज्ञा है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा पदबंध आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। हमेशा मैंने बोला है कि अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? सर्वनाम पदबंध छाटिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी अगर आपको छाटना है, जैसे सर्वनाम कहा गया तो सेंटेंस में जहां जहां सर्वनाम है उसे टिक मार्क करो, फिर देखो पदबंध कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर है सबकी, आप,
ठीक है ना, दो है ना, तो हम अब सबकी को हम अगर मिलाएंगे तो वो पदबंध नहीं बनेगा, क्योंकि उसके आगे पद हैं ही नहीं, इसलिए वो पदबंध नहीं बन सकता, आप बन सकता है। तो पूरा लगा लो, सबकी सहायता करने वाले आप, ये आपका सर्वनाम, क्योंकि आप जो लास्ट वर्ड हम लगा रहे हैं अंडरलाइन, वो सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था, इस वाक्य में क्रिया पदबंध कौन सा है? जाहिर सी बात है, क्रिया हमेशा हिंदी में आखिर में आती है, तो जो मूल क्रिया है उसको लेने के बाद सहायक क्रियापदों के साथ उसे जोड़ दीजिए। तो बनाना जो है मूल क्रिया है, उसके साथ लिया था हमारी दो सहायक क्रियाएं, तो बना लिया था ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया पदबंध। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, वामीरो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। झिझकना एक क्रिया थी, रही और थी जो है सहायक क्रियाएं, तो इसलिए पूरा ये पदबंध बनकर क्या बनेगा? आपका क्रिया पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान कीजिए। क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम क्रिया को ढूंढें कि क्रिया कहां पर है। तो क्रिया क्या है? अव्वल आ जाना। अब क्रिया कैसे संपन्न हुई, कब संपन्न हुई, कहां संपन्न हुई या कितनी संपन्न हुई, इन 4 सवालों का जवाब भी हमें क्रिया विशेषण में मिलता है। अब उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे अव्वल आ गया, कैसे अव्वल आ गया? खेलते कूदते अव्वल आ गया। आंसर मिला खेलते कूदते, तो खेलते कूदते आपका कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है ये हमें बता रहा है। ठीक, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 4 पे, जहां पर हमारे पास में रचना के आधार पर वाक्य भेद में 5 प्रश्न रहेंगे और हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, चलिए, लड़कों का एक झुंड पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, मिश्र वाक्य में बदलिए। अब धीरे से जाहिर सी बात है कि एक सरल वाक्य, सरल वाक्य में हमेशा अगर आप उसको संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बना रहे हो तो क्या करना पड़ता है? आपको 2 क्रियाएं ढूंढनी पड़ती हैं। तो 2 क्रियाएं ढूंढो। एक तो क्या है? पतंग के पीछे पीछे दौड़ना। ठीक है, लड़कों का एक झुंड होना और जिसे पतंग के पीछे पीछे दौड़ना, 2 ये क्रियाएं हो गई। ठीक है, अब इसी से 2 अलग सेपरेट जो है आपको वाक्य बनाने हैं और उनको हिसाब से, अगर संयुक्त है तो बीच में एक अव्यय लगाएंगे और अगर मिश्र बनाना है तो पहले वाक्य के अंदर अव्यय लगाएंगे। ठीक है, चलिए, लड़कों का एक झुंड था जो पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप कर सकते हो वो लड़कों का जो झुंड था वो जो पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली, संयुक्त वाक्य। अब फिर से ये क्या करना है? सरल से संयुक्त 2 बनाइए। भाई साहब उछले और उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली। ठीक है, भाई साहब उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। ठीक है, इस तरीके से आप इसे संयुक्त वाक्य बना देंगे। तीसरा प्रश्न आ जाता है, ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी जिसमें खुला चैलेंज दिया गया हो, सरल वाक्य में आपको बदलना है। ठीक है, अब यहां पर ऐसी सभा नहीं की गई थी, पहला सेंटेंस पढ़ते समझ में आ गया, मिश्र वाक्य है ये। ठीक है, अब मिश्र वाक्य को हमें बनाना है सरल वाक्य में। खुला चैलेंज देने वाली ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक है, देखो, खुला चैलेंज देने वाली ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, तो उसे सिंपल हमने एक सरल सेंटेंस में बना लिया। ठीक, अगले आ जाते हैं, वह 6 मंजिली इमारत की छत थी जिस पर एक पर्णकुटी बनी थी, सरल वाक्य। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? ये भी एक मिश्र वाक्य है जिसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो क्या हो? उस 6 मंजिली इमारत की छत पर एक पर्णकुटी बनी थी। ठीक है, अगला है, कठिन परिश्रम करने के बाद वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है, इसे बनाना है संयुक्त वाक्य में। तो क्या है? उसने कठिन, क्या कि यहाँ पर क्या है? संयुक्त वाक्य, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, पहला वाक्य पूर्ण रखना है, बीच में एक अव्यय लगाना है आपको और इस तरीके से संयुक्त वाक्य बन जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 आ गए, जहां पर हमारे पास समास आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सामासिक पद और उपसर्ग प्रत्यय पद में क्या अंतर होता है। अब सामासिक पद और आपको बताया गया उपसर्ग प्रत्यय में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब इस अंतर, उपसर्ग प्रत्यय आप 9th में पढ़ चुके हैं, समास आपने अभी पढ़ा है, तो दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है,
समासिक पद में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, जबकि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के आरंभ या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को विस्तार या परिवर्तन देते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया, समासिक पद या दो से दो अधिक मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है मूल शब्द के प्रारंभ या अंत में लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। अगला है, समास रचना में दो शब्द पद होते हैं, उनमें पहला पद क्या कहलाता है? दो पदों से बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो पहला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाला पद क्या कहलाता है? उत्तर पद बनाता है। इन दोनों के पदों से मिलने से जो बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द का समास विग्रह करते हुए भेद लिखिए। पुस्तकालय, तो अब इसका भेद अगर करेंगे तो क्या होगा? पहले तो पुस्तक और आलय को अलग अलग कर दो, फिर जब इसका हम भेद करते हैं तो क्या होता है? पुस्तक के लिए आलय। तो बीच में के लिए लगा है, के लिए कौन, ये क्या होता है? ये एक कारक का परसर्ग है। कारक पे आधारित होने के कारण कौन सा समास लगता है? तत्पुरुष समास। अब चूंकि ये के लिए लगा है तो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। भेद है तत्पुरुष समास जिसमें पुस्तक, किताब और आलय स्थान मिलकर पुस्तकालय यानी किताबों का स्थान का अर्थ बनाते हैं। तो जब आप इसका विग्रह करोगे, समास विग्रह, तो प्लस ना करके लिखोगे क्या? पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, त्रिलोकीनाथ शब्द का समास विग्रह कीजिए और इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। त्रिलोकीनाथ, तो अब यहां पर जाहिर सी बात है, त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों के जो हैं नाथ अर्थात ईश्वर। ठीक है, किसी को क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ हम भगवान शिव को भी कहते हैं, है कि नहीं? तो ये एक तरीके से बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए क्या है, त्रिलोक प्लस नाथ, ये तत्पुरुष समास नहीं, गलत है। देखिए इसमें अब यहां पर अगर मिस्टेक आई है तो आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने जो बताया वो आपका सही है। ये सबसे पहला तो आप यहाँ पर देखिए, तीनों लोकों का स्वामी अर्थात ईश्वर, ये इसका विग्रह होगा, और ये तत्पुरुष समास नहीं, ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ तीन भी गौड़ हो गया, यहाँ पर जो ये जो तीन लगा है ये भी गौड़ हो गया, नाथ भी गौड़ हो गया। ठीक है, दोनों चीजें अलग हो, इनका कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर इंडिकेशन किसका? ईश्वर की तरफ किया गया। जहां पर दोनों पद गौड़ होकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी ये द्विगु समास में नहीं, कहां पर आएगा आपका? ये बहुव्रीहि समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, संगठित शब्द में किस प्रकार का समास है, इसका विग्रह कीजिए। ठीक है, तो संगठित, ठीक है, संगठित, तो अब आप देख रहे हैं संगठित शब्द में द्वंद्व समास है, जो दो शब्दों संग और ठित से मिलकर बना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? अब यहां पर अगर इसका विग्रह करेंगे तो अगर हम क्या होगा? संग और गठित। ठीक है, संगठित को अगर हम विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास है, तो क्या होगा? संग और गठित, उसको मिलाकर होता है संगठित। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, संग मतलब संग्रह, एकत्रित करना, ठित मतलब स्थिर। यह द्वंद्व समास दोनों शब्दों के बीच समानता और द्वंद्व की स्थिति को व्यक्त करता है, यानी एकत्रित और स्थिर होने का विचार। संगठित का अर्थ है ऐसा कुछ जो व्यवस्थित या एकत्रित रूप से स्थिर किया गया, सामूहिक रूप से ठहरा हुआ। ठीक है, तो यहां पर पहला शब्द जो है वो एक संघ को बता रहा है, दूसरा स्थित करने को, इसीलिए ये दोनों अलग अलग शब्द जब हम अलग कर रहे हैं तो इनके बीच और लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, जहां मुहावरों पर आधारित आपके पास में रहेंगे 5 प्रश्न और आपको करने हैं 4 प्रश्न। ठीक है, चलिए मुहावरों पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पहला प्रश्न? देश की रक्षा के लिए वीर सैनिक डैश तैयार रहते हैं। कैसे तैयार रहते हैं? अब आपको मुहावरे जब तक नहीं पता होंगे तो आप सेंटेंस के बीच में मुहावरे नहीं सेट कर पाओगे। तो आपको बताइए, देखिए अब यहाँ पर देश की रक्षा के वीर सैनिक सिर पर कफन बांध कर तैयार रहते हैं। ठीक है, जान न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, दुश्मन से लोहा लेने को तैयार रहते हैं।
ठीक है, तो आप अगर आपको पता है तो आप इस जगह कई मुहावरे सेट कर सकते हो, इसीलिए मुहावरों को पढ़ लो, पहले मैंने बताया। दीपावली के बाजार में इतनी भीड़ थी कि डैश, अब यहां पर क्या है, तिल रखने की जगह ना थी। ठीक है, तिल रखना, तिल मतलब बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा तिल होता है, सफेद तिल काला तिल आपने देखा है, मतलब वहां पे इतनी भीड़ थी कि इतना छोटा सा तिल भी हम कहीं नहीं रख सकते, इतने लोग वहां पर ठके थे। तो ये सिर्फ एक मुहावरा है, कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि आशय स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अगर इस तरीके का आता है तो ध्यान रखिएगा आधे आधे नंबर का, क्योंकि दो करने हैं तो आधे नंबर का एक और आधे नंबर का एक रहेगा। मुंह का खाना, आवाज उठाना, 2 से 4 बनाना। तो ये 3 मुहावरे दिए गए हैं। 3 मुहावरों का आशय स्पष्ट करने का मतलब है कि सीधे सीधे इनसे संबंधित आप कोई वाक्य बना दो जिसमें इन वाक्यों का अर्थ सीधे सीधे स्पष्ट हो जाए। ठीक है, मुंह की खाना, जो व्यक्ति उचित कार्य करता है उसे कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आवाज उठाना। राजा राम मोहन रॉय ने रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई और उसमें वे सफल भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट है 2 से 4 बनाना। कुछ लोग तो बिना मेहनत किए ही 2 से 4 बनाने में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे आपको सेंटेंस भी आप तभी बना पाओगे जब अर्थ पता हो। अर्थ पता होने के लिए क्या होगा, मुहावरे पढ़ने जरूरी है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का वाक्य बनाइए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति को किसी चीज का अनुभव नहीं होता, तो उसके लिए हम कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, उसने अच्छी पेंटिंग को नकार दिया, यह तो वही बात हुई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि वो पेंटिंग के वैल्यू को नहीं समझता, पेंटिंग क्या होती है उनकी बारीकियों को वो नहीं जानता, इसीलिए उसने पेंटिंग नकार दी। ठीक, अगला आ जाते हैं, जोश में होश मत खोना नहीं तो पछताना पड़ेगा। इस वाक्य का मुहावरा पहचाने और प्रयोग करें। अब क्या है, जोश में होश खोना, ये हमारा मुहावरा है। ठीक है, वाक्य क्या है, मैच जीतने की खुशी में खिलाड़ियों ने जोश में होश खो दिया, यानी कि एक तरीके से इतना एंजॉय किया कि कहते हैं ना, सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भूल जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं खंड ग, जहां से हमारी पाठ्य पुस्तक शुरू होती है, स्पर्श और संचयन। तो सबसे पहले स्पर्श के गद्य खंड पर आधारित हमारे पास में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो स्पर्श, अब गद्य खंड से अलग प्रश्न आएंगे, काव्य खंड से अलग आएंगे, जैसे हम पहले भी आपको सैंपल पेपर्स में बता चुके हैं। तो गद्य खंड से जो प्रश्न आएंगे उनको ध्यान दीजिए कि इनमें सबके पास आपके पहले बहुविकल्पीय आएंगे। तो आपको 7 चैप्टर में से कोई भी एक गद्यांश रख दिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, और उन पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वो 5 आपको करने हैं, ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद आएंगे आपके पास लघुत्तरीय प्रश्न, आपके पास रखे जाएंगे 4 प्रश्न लघुत्तरीय और आपको 3 करने होंगे। 7 चैप्टर में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, कोई भी 3 करने होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले गद्य खंड करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ते हैं और इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर पहला गद्यांश क्या है, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे देश द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से ही वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था, मतलब जो पारंपरिक पोशाक पहनता था उसके साथ एक तलवार भी रहती थी। तो ये आपके पास में अनुच्छेद दिया गया है तातारा वामीरों की कथा से। अब इस पर 5 बहुविकल्पीय हैं, तो चैप्टर तो पूरा पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको आंसर खोजने में कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, तातारा द्वारा परम कर्तव्य माना जाता था पशु पर्व में सम्मिलित होना, अपने गाँव वासियों की सहायता करना, समूचे द्वीपवासियों की सहायता करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। तो सही क्या था, समूचे द्वीपवासियों की सहायता
करना, मतलब जितने भी द्वीप के लोग थे सभी की सहायता करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था। अगला प्रश्न है, निकोबार के लोगों द्वारा तातारा से प्रेम करने का क्या कारण था? निकोबार के लोग जो हैं वो तातारा को बहुत प्रेम करते थे, इसका क्या कारण था? देखिए क्या है, क्योंकि उसके पास अद्भुत तलवार थी, क्योंकि वह उनके गांव का नवयुवक था, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर था, क्योंकि वह सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। अब सभी लोग उसको क्यों पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो सबकी सहायता करता था, तभी सभी उसको पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, कथन कारण आधारित। कथन पढ़ते हैं, अपने अत्याचारों के कारण वह चर्चित था। नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, वह कभी भी किसी की सहायता नहीं करता था। ये भी गलत है। तो सीधे सीधे क्या हो गया, कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तातारों को दूसरे गांव के पर्व त्योहारों में क्यों आमंत्रित किया जाता था? क्यों सब लोग उसको अपने यहाँ बुलाते थे? इसका रीजन क्या है? पहले क्या है, परंपराओं को महत्व देने के कारण, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करने के कारण, उसके गंभीर स्वभाव के कारण, उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण। तो क्या कारण था कि लोग उसे करते थे? क्योंकि वह मुसीबत में पड़े लोगों की हमेशा सहायता करता था। इसलिए कोई भी पर्व त्योहार हो तो उसको जरूर दीप वाले बुलाते थे। गद्यांश के अनुसार तातारे के चरित्र की विशेषता क्या थी? कर्तव्य निष्ठता की, त्याग में स्वभाव की, सभी विकल्प सही हैं, या आकर्षक व्यक्तित्व की? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम कहाँ लगा देंगे, गा में, यानी कि सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 8, जहां पर हमने बताया कि आपके गद्य खंड के 7 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न। ठीक है, 4 में से सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने हैं, और जो भी 3 प्रश्न आप करेंगे वो 25 से 30 शब्दों के लिए आंसर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा आंसर आपको नहीं लिखना है, और हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जब 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिल जाएंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? क्यों वो शाम के समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी? तो कहते थे कि भाई ये पेड़ सो रहे होते हैं, इस समय तुम तोड़ोगे तो वो रोएंगे, है ना। ठीक है, लेखक की मां शाम के समय सूरज ढलने पर पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं और हमें बद्दुआ देते हैं, यानी कि हमको अच्छी दुआ नहीं देंगे, हमको बद्दुआ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पान के समय क्या निर्णय लिया? पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के संदर्भ में उत्तर दीजिए। टी सेरेमनी में जब उसने 2 घूंट चाय 1.5 घंटे तक एक एक बूंद करके पी, तो उन्हें यह एहसास हो गया कि जो कुछ है वो वर्तमान है, भूतकाल भविष्यकाल मिथ्या है। ये चीज उन्होंने निर्णय किया था ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पीते समय यह निर्णय लिया कि अब वह कभी भी अतीत और भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। उसे लगा कि जो वर्तमान हमारे सामने है वही सत्य है। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही मिथ्या हैं, क्योंकि भूतकाल चला गया जो कभी नहीं आएगा, और भविष्य अभी आया ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़कर हमें अपने वर्तमान काल में ही पूरा जीवन का आनंद लेना चाहिए, और हमें इनके बारे में सोचकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अतः इन दोनों के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में जीना ही जीवन की वास्तविक आनंद लेना है, यानी कि हम अपना भूतकाल और भविष्यकाल भूल जाएं और जो है वो वर्तमान में जिएं, वही हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, शहादत अली को कर्नल अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था? कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए। अब शहादत अली का अय्याश किस्म का आदमी था कि सिर्फ उसे तख्त पर बैठना है, और अंग्रेज को ऐसा ही शासन चाहिए था, मतलब तख्त पे कोई भी बैठे, सत्ता अंग्रेजों की चले। और अंग्रेज जो हैं उससे उन्हें लग रहा था कि शहादत अली को तख्त पे बैठा देंगे तो हमें बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा, जैसा कि हुआ भी था। शहादत अली को कर्नल अवध के तख्त पर बिठाना चाहता था क्योंकि शहादत अली अंग्रेजों का मित्र था और बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। कर्नल अवध की संपत्ति को हथियाना चाहता था, जो उसे शहादत अली के नवाब बनते ही मिल गई, और साथ में 10 लाख रुपए भी मिल गए। तो संपत्ति तो मिली ही मिली, साथ में अवध में उस अंग्रेजों का प्रवेश दोबारा हो गया। तो ये कई चीजें थी जो हुआ था शहादत अली के गद्दी पे बैठने पर। ठीक है,
चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो उन्होंने बताया था, पहली चीज तो एक तो रटंत पद्धति, यानी कि रट कर लिखना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, ये पद्धति। दूसरा, दूसरे देशों के बारे में पढ़ाया जाना, उनका इतिहास पढ़ाना, उनका संविधान पढ़ाना, अंग्रेजी भाषा पे ज्यादा जोर देना, ये सारी कई ऐसी चीजें थी जिन पर बड़े भाई साहब ने उंगलियां उठाई थी, है ना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख है रट कर पढ़ाई करना, यानी कि जो कुछ भी है उसे रट लिया जाए और बोला जाए। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई जो बिना पाठ का अर्थ समझे उसे रटते रहते थे, ठीक है, इसीलिए वो पास नहीं हो पाते थे। और लेखक क्या करता था, वो समझ लेता था और वहां जाकर लिख लेता था। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है, मैं इस विचार से सहमत नहीं। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है, यानी कि सिर्फ पढ़ते रहो खेले न हो, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने खंड गा के ही काव्य खंड पर, ठीक है। गद्य खंड के प्रश्न हो गए, अब काव्य खंड के प्रश्न आएंगे। जैसे गद्य खंड के थे सेम एज इट इज काव्य खंड के आएंगे। पहले आपके 7 अध्यायों में से किसी भी एक कविता का एक अंश रखा जाएगा, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 करने होंगे। उसके बाद 7 अध्यायों में से 4 आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न रखे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ देख रहे हैं आपकी कबीर दास जी का एक दोहा दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अनुच्छेद में क्या है, हमारे पास कबीर जी की साखी है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, ठीक है। तो ये दोहा तो मैंने समझाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि को ईश्वर किस स्थिति में नहीं मिल पा रहे हैं, जब तक, कब नहीं मिल रहे हैं, जब तक उनके अंदर क्या है, अहंकार है, मैं है, तब तक उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, जब तक उसने ईश्वर का स्मरण नहीं किया था, जब उसमें अहंकार भरा हुआ था, जब वह सांसारिक भव बंधनों में पड़ा था। तो सही आंसर इसका क्या होगा कि जब तक उसके अंदर अहंकार भरा था तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए देखते हैं क्या है। अहंकार भरे होने के कारण ईश्वर से मिलन हो जाता है? नहीं। ज्ञान के दीपक से ही अज्ञान दूर होता है? सही है। परमात्मा के मिल जाने से अहंग समाप्त हो जाता है? ये भी सही है। कबीर अहंकार को मिटाने की बात करते हैं? ये भी सही है। निंदक को अपने आंगन में ही रखना चाहिए? तो 5वां सही है, ठीक है, लेकिन ये हमारे उससे बाहर हो गया है जो हमारा गद्यांश था। तो यहाँ पर 2nd, 3rd, 4th सही है, तो ये खा वाला देखिए सही है ऑप्शन 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है, ओके, सही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा है, कवि का अज्ञान रूपी अंधकार किसके माध्यम से दूर हो गया? अब कवि का जो अंधकार रूपी जो था अज्ञान था, वो कैसे दूर हुआ? जब उसने ज्ञान रूपी दीपक देखा था, है ना। गुरु के उपदेश के माध्यम से, ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से, ईश्वर के दर्शन मात्र से, या ईश्वर के स्मरण मात्र से? तो सही क्या है, ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कवि को ईश्वर के दर्शन होने पर क्या लाभ हुआ? जब कवि को ईश्वर का दर्शन हुए तो क्या हुआ? उसका अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो दूर हो गया था, ठीक है। देखिए क्या है, उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया, वह बहुत ज्ञानी हो गया, उसके भीतर का मैं समाप्त हो गया, उसे संसार व्यर्थ लगने लगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके भीतर का जो मैं था वो समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए आंसर हमें कभी कभी पता होता है, जैसे हमें ये पता था कि उसका अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो गया था, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या आया, दूसरा वाला, तो वो हमने सही कर लिया। तो इसीलिए ऑप्शंस हमें सारे पढ़ने चाहिए बहुविकल्पीय में, कि कौन, हमें आंसर सही होते हुए भी कभी कभी ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं, तो हमें वो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे सूटेबल लगाना पड़ता है। 5वां है, दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का, संसार का, खुशियों का, या उजाले का? तो जाहिर सी बात है किसका है, ज्ञान का जो वो प्रतीक रखा गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं काव्य खंड के ही लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर हमारे पास 7 अध्यायों में से
सिर्फ 4 प्रश्न रखे जाएंगे। उन चारों में से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है, ज्यादा नहीं लेकर जाना है। और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ में हर प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जब 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते क्या है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई जो हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर था। उनकी भाषा में हम राजस्थानी देखते हैं, साथ ही साथ ब्रज भाषा है, कई और भाषाओं का भी मेल हमें देखने को मिलता है। सभी पद इनके गेय और संगीतात्मकता भरे रहते हैं। ठीक है, मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मीरा के पदों में बहुतातिक तत्सम शब्द हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी है। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ गया है। उनकी भाषा में पर्यायवाची शब्दों जैसे हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरली वाला आदि है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के लिए ये सारे नाम इस्तेमाल किए हैं, तथा अनुप्रास एवं रूपक अलंकार आदि का प्रयोग दिखाई देता है। उनकी भाषा मधुर है। उनके पद गेयात्मक हैं, क्योंकि सभी उन्होंने गाए हैं तभी उनको कलमबद्ध किए गए हैं, जिसके कारण उनकी रचनाएं गायकों में लोकप्रिय हैं। यानी कि इसीलिए उनके ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो उनको गाते ही हैं। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं जिनके भाव आपको बताने हैं। क्या है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। ठीक है, तो ये हमारी 5th चैप्टर है, तोप, वहां से लिया गया है। ठीक है, अब तोप का इसमें क्या अर्थ है निकल के आ रहा है, क्या और क्या अर्थ तो लिखोगे, साथ में कवि क्या समझाना चाह रहे हैं ये भी आप लिखोगे। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के कर चले, नहीं देखो यहाँ पर गलत आ गया ना, कर चले नहीं, ये तोप कविता से है, थोड़ा सा भी हो जाता है। ठीक है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से तोप की बदहाल स्थिति को दर्शाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तोप कविता से ली गई है, तो बदहाल स्थिति को दर्शाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि पहले ये तोप जितनी विनाशकारी थी आज उतनी ही बुरी स्थिति में है। आजकल तो ये खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। बच्चों के फारिग होने पर चिड़ियां इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। अब कोई भी इससे भयभीत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एक समय था कि जब शक्तिशाली थी तो इससे सभी लोग डरते और घबराते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानता है? कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बताइए। जब वह अपनी इस जवानी को अपने देश के ऊपर न्योछावर कर देता है, तब उसे वो सार्थक मानता है कि नहीं? एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखता है और देश के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट व अगिनत शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए। ठीक है, तो एक तरीके से देशभक्ति की भावना उसके ऊपर सर्वोपरि होती है। दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है? आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे दुखों को कम कर दो, हमारी तकलीफों को दूर कर दो करते हैं, लेकिन कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारी दुखों को दूर नहीं करो, हमारी तकलीफों को दूर नहीं करो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं इन मुसीबतों से लड़ सकूं और अपने दुखों को दूर खुद कर सकूं। ठीक है, इसलिए हमारी प्रार्थना से और कवि की प्रार्थना में ये अंतर है। दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में बहुत अंतर है। दुख के समय में हम ईश्वर से विनती करते हैं कि वे हमें दुख से बचाएं और हम पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। वही कवि दुख के समय ईश्वर से निवेदन करता है कि वे उसे दुख से नहीं बचाए, बल्कि इतनी हिम्मत और साहस दे कि दुख का सामना कर उनसे निपट सके। तो सिंपल सी बात क्या है कि वो खुद दुख का सामना करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया कौन सा? गद्य खंड। अब हमारी शुरू हो रही है पुस्तक कौन सी? संचयन की। ठीक है, कौन सी पुस्तक? संचयन। तो संचयन से हमारे पास में क्या आएगा?
संचयन से हमारे पास में आने वाले हैं प्रश्न। कितने? 3 चैप्टर हैं, 3 में से हर चैप्टर से एक एक प्रश्न आएगा। आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे और आपको एक प्रश्न का जो उत्तर है वो 50 से 60 शब्दों में देना है और एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे कितने? 3 नंबर। तो जब 2 प्रश्न करोगे तो हो जाएंगे 6 नंबर। तो इसलिए बहुत सावधानी से इनको हम करेंगे, ठीक है। तो तीनों चैप्टर में से एक एक प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, समाज में रिश्तों से अधिक महत्व धन का है। हरिहर काका कहानी के संदर्भ में इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो हरिहर काका कहानी में हमने देखा, चाहे कि महंत हो चाहे परिवार वाले हो, सभी को क्या था? सभी ये चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से जो है उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है, हरिहर काका की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो इस तरह समाज में क्या बताया गया? किसका? धन का महत्व ही बताया गया है। चलिए देखिए क्या है आंसर लिखेंगे। समाज में रिश्तों से अधिक महत्व धन का है। वर्तमान में रिश्ते भावनाओं की सीमाओं से परे केवल धन दौलत पर ही आधारित रह गए हैं, ठीक है। जब तक हरिहर काका अपनी ही इच्छा से अपने भाइयों को सब कुछ देते रहे तब तक लोभी भाई उनकी सेवा करते रहे, यानी कि जब तक वो देते रहे तब तक वो सेवा करते रहे, ठीक है। वे अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभा रहे थे। महंत ने भी धन के लालच में उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके भाइयों ने जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए और विरोध करने पर उनसे हाथापाई की। संपत्ति के लिए अपने भी पराये बन जाते हैं। तो समझ में आया, धन ही सब कुछ है आजकल, ये चीज समझाई गई है। इसमें पूरे पाठ में इसी चीज को समझाया गया है कि चाहे सामाजिक तौर पे हो चाहे पारिवारिक तौर पे हो, धन का ही महत्व ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ में पीटी सर की किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताओं और पाठ में वर्णित युक्तियों के संबंध में अपने विचार जीवन मूल्यों की दृष्टि से व्यक्त कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो क्या है, आपको बता देना है कि उनका क्या कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं ऐसे नहीं बतानी, इन्हें जीवन मूल्यों के आधार पर बतानी है जो पाठ पर वर्णित की गई हैं, ठीक है। जो उनकी विशेषताएं भी हैं, जीवन से वो जो शिक्षा पद्धति, जैसे कि वो बहुत कठोर पनिशमेंट देते थे, वो सारी चीजें बतानी है। पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं, रौबदार व्यक्तित्व था। पीटी सर का व्यक्तित्व बहुत रौबदार था। वे स्कूल के समय में कभी भी मुस्कुराते नहीं थे। माता के दागों से भरा चेहरा, माता मतलब वो जो चिकन पॉक्स निकल आती है ना, तो चेहरे पे बहुत सारे दाग आ जाते हैं, उस तरीके के। बात सी तेज आंखी, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ रौबदार और भयभीत करने वाला था, ठीक है। उनका व्यक्तित्व देखने में ही बड़ा जो है डरावना सा लगता था। कठोर और अनुशासन प्रिय, पीटी मास्टर बहुत कठोर थे। वह छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करते थे। छात्रों को घुड़की देना, गुट्ठे मारना, उन पर बाज की तरह झपटना, उनकी खाल खींचना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। यानी कि बच्चे उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। इस तरीके से वो बच्चों को डराते धमकाते थे। स्वाभिमानी, पीटी मास्टर का सिद्धांत है लड़कों को डांट डपट कर रखा जाए, इसलिए 4वीं कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर कष्ट देना उन्हें अनुचित नहीं लगा। अतः जब हेडमास्टर ने उन्हें कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते हैं तो वह गिड़गिड़ाते नहीं है, यानी कि वो रिक्वेस्ट नहीं करते कि भाई आप हमें रख लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा वो कुछ नहीं करते। आपने निकाल दिया, ठीक है, जाने दीजिए, ठीक है। चौथी उनके अंदर क्या खासियत थी? पीटी सर बाहर से कठोर किंतु हृदय से कोमल थे। उन्होंने घर में तोते पाल रखे थे। जब उनको स्कूल से मुअत्तल किया गया तब वे अपने तोतों से बात करते थे। वह भीगे हुए बादाम खिलाते थे। स्काउट परेड अच्छी करने पर छात्रों को शाबाशी भी देते थे। तो ये पहला क्वेश्चन जहां पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषता बताई गई है। वैसे ये क्वेश्चन जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसे मैंने डिटेल में सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप उनकी क्वालिटीज को समझ सको। तो उन्हें आप पॉइंट वाइज में दे दोगे, फिर सेकेंड आंसर को आप लिख दोगे। जैसे यहाँ पर अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना, वो वर्ड लिमिट के अंदर आ जाएगा। मैंने हेडिंग्स में दिया है, लेकिन जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए जहां पर 2 हो और बहुत ज्यादा हो तो उन्हें हेडिंग्स में नहीं पॉइंट्स में देने की कोशिश करना। अगर पॉइंट्स में भी नहीं देना चाहते हो तो पैराग्राफ में दे दो, लेकिन वर्ड लिमिट के अंदर ही रखना हर हाल में, ठीक है। चलिए अब दूसरा पूछा गया था जो क्या कहते हैं वर्तमान शिक्षा पद्धति पे प्रश्न था ना। देखिए क्या है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताओं और पाठ में वर्णित युक्तियों के संबंध में अपने विचार जीवन मूल्यों के आधार पर आपको बताने हैं, ठीक है। जो पाठ में युक्तियां दी गई हैं वो और जो एक्चुअल में होती हैं उनमें, ठीक है। अब इसमें आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें। मेरे विचार से शारीरिक दंड पर रोक लगना बहुत आवश्यक कदम है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड को स्वीकृत मान्यता नहीं है।
शिक्षकों को छात्रों को पीटने का अधिकार नहीं है। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड से नहीं अपितु मानसिक संस्कार द्वारा अनुशासित करना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि उपाय अधिक ठीक रहते हैं, क्योंकि शारीरिक दंड के भय से बच्चा कभी भी अपनी समस्या अपने शिक्षक के समक्ष नहीं रख पाता है, क्योंकि वो खुद डरा रहता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ क्या शेयर करेगा। उसे सदैव यही भय सताता रहता है कि यदि वह अपने अध्यापक को अपनी समस्या बताएगा तो उसके अध्यापक उसकी कहीं पिटाई न कर दें, जिसके कारण वह बच्चा दब्बू किस्म का बन जाता है। इसके स्थान पर यदि उसे स्नेह से समझाया जाए तो वह सदैव अनुशासित रहेगा और ठीक से पढ़ाई भी करेगा। ठीक है ना। बेसिकली क्या है, प्यार से समझाने से हम बच्चे को बहुत तरीके से समझ सकते हैं या उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न हमारे पास में क्या है, राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए। राम दुलारी कौन थी? टोपी की माँ थी। जब उसकी दादी ने बहुत ज्यादा कहा था तो राम दुलारी ने यानी कि उसकी माँ ने उसे मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद टोपी पे क्या प्रभाव था? क्या टोपी ने इफन के घर जाना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था ना। टोपी के द्वारा अम्मी कहे जाने पर टोपी के घर में बवंडर पैदा हो गया। दादी के उकसाने पर मां राम दुलारी ने टोपी की बहुत पिटाई लगाई तथा उसे इफन से ना मिलने की हिदायत दी कि अब भाई तुम अम्मी बोल रहे हो तो तुम्हें इफन के घर नहीं जाना है, क्योंकि वो एक मुसलमान है, इस वजह से उन्होंने बोला। लेकिन पिटाई खाकर भी टोपी ने इफन से मिलना नहीं छोड़ा। उसने इतनी पिटाई खा ली लेकिन एक हामी नहीं भरी कि मैं इफन के घर नहीं जाऊंगा। वो उसके बाद भी इफन के घर जाता रहा। वरन इस पिटाई से टोपी बहुत उदास हो गया और उसका पूरा बदन दर्द करने लगा। उसे अपनी दादी से नफरत हो गई। वह सोचने लगा कि काश इफन की दादी से उसकी दादी को बदला जा सकता, कि हम लोग बदल लेते। इफन की दादी के मरने पर उसने इफन से कहा भी कि तेरी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं वह मुन्नी बाबू से घृणा करने लगा। वह बस यही सोचता रहता था कि काश वह एक दिन के लिए मुन्नी बाबू से बड़ा हो पाता और उसे सबक सिखाता, क्योंकि मुन्नी बाबू ने और आग में घी डालने का काम किया था कि भाई इसे मैंने कबाब खाते देख लिया था, तो इसीलिए पूरा घर और ज्यादा जो है वो टोपी पे गुस्सा हो गया था। तो मुन्नी बाबू के ऊपर भी कहीं ना कहीं टोपी को बहुत गुस्सा था। ठीक है। चलिए, अब हमारा खंड गा खत्म हो गया। अब हम आखिरी खंड में आ गए हैं, खंड घा। खंड घा हमारा पूरी तरीके से रचनात्मक लेखन है। प्रश्न 12 से शुरू हो रहा है, 16 तक प्रश्न है, जिनमें आपके अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, सूचना, लघु कथा, ईमेल, ये सब रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो क्या है, देखिए आपका क्या कहते हैं, रचनात्मक लेखन का पहला और प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। कितना लिखना है? 120 शब्दों में। ठीक है। तो अब आप 3 विषय दिए गए, 3 में से कोई भी आपको एक करना होगा, और याद रखिएगा आप उसी को लीजिएगा जिसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं या ज्यादा आपको उसकी जानकारी है। ठीक है। तो अब जो भी आप लिखेंगे वो 120 शब्दों में होगा, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट के बाहर मत जाइएगा। दूसरी चीज, 5 नंबर आपको मिलेंगे और आपको अपने मन से नहीं लिखना। जो भी टॉपिक दिया गया उसके अंदर संकेत बिंदु दिए गए हैं, जो संकेत बिंदु में पूछा जा रहा है वही आपको लिखना है। चलिए, तो पहला है हमारे पास विज्ञान के बढ़ते कदम। इस विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है, सहज जीवन है और वैज्ञानिक उड़ान है। ये 3 चीजों के बारे में आपको लिखना है। मतलब हर तरफ विज्ञान है, हम सब देख रहे हैं, हमारे हर तरफ विज्ञान आ चुका है, जीवन उसने बहुत आसान बना दिया है, और वैज्ञानिक और भी ज्यादा नई नई चीजों का इजाद कर। वैज्ञानिक उड़ान का मतलब क्या होता है? और भी नई नई चीजों का इजाद हो रही है। चलिए देखते हैं। आज के युग में विज्ञान का बोलबाला हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चाहे वह चिकित्सा हो, संचार, परिवहन या औद्योगिक क्षेत्र। विज्ञान ने हर दिशा में नई संभावनाओं और नवाचारों के द्वार खोले हैं। इसकी कृपा से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं और यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विज्ञान के प्रभाव से हमारे जीवन में सहजता और सुगमता आई है। चिकित्सा विज्ञान ने बीमारियों का इलाज संभव बना दिया है। बात सही है। कितनी बड़ी बड़ी इलाज जो बीमारियां हैं, बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज बहुत आसान हो गई हैं और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है।
आधुनिक संचार तकनीकें जैसे कि स्मार्टफोन और इंटरनेट वे विश्व को एक डिजिटल गांव बना दिया है। डिजिटल गांव का तात्पर्य ये होता है भाई तकनीकी तौर पे हम पास आए हैं और इतना सिमट गए जैसे कि गांव, हर एक गांव में एक आदमी हर एक आदमी को जानता है, एक दूसरे को जानता है। तो मतलब सिकुड़ के इतना छोटा हो गया है ये दुनिया, जैसे लगता है कोई एक गाँव हो, हम हर एक किसी को जानते हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित और सरल हो गया है। परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें तेजी से यात्रा करने के साधन प्रदान किए हैं, जिससे समय की बचत और भौगोलिक दूरी का प्रभाव कम हुआ है। विज्ञान की इस वैज्ञानिक उड़ान ने न केवल हमारे वर्तमान को सशक्त बनाया है, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं का आह्वान भी किया है। नवाचारों और अनुसंधानों के माध्यम से हम नई तकनीकों और संसाधनों की ओर बढ़ रहे हैं। नवाचारों का मतलब क्या होता है? नई नई चीजों का इजाद हो रहा है जो हमारे जीवन की चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीक जैसे क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान भविष्य में नए अवसर और संभावनाएं पेश करेंगे। इस प्रकार विज्ञान के बढ़ते कदम न केवल हमारे जीवन को आसान और बेहतर बना रहे हैं, बल्कि समाज और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। यह निरंतर प्रगति और नवाचार की दिशा में हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, जिससे हम एक उन्नत और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस बारे में जो भी टॉपिक, 3 टॉपिक दिए रहेंगे, जो आपको अच्छा लगता है आप अच्छे से लिख सकते हो, उसे ऑप्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं शहरी जीवन, कल्पना और यथार्थ। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, यथार्थ मतलब रियलिटी। ठीक है, विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो शहरी जीवन सिर्फ एक इमेजिनेशन तौर पे अच्छा है या वास्तविकता, ये आपको बताना है। अब इस पे क्या पूछा गया, आपको लिखना क्या है, देखिए। शहरी जीवन की कल्पना, सफाई, सुंदरता आदि की कल्पना और वास्तविक स्थिति। ठीक है, आपको ये पहले बताना है। फिर है शहर और गांव के जीवन में अंतर बताना है आपको। फिर है शहर में रहने के लाभ और हानि बताने। ठीक है, शहर के बारे में बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं उनकी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है। किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वे अपने खेतों में अनाज और सब्जियां उगाने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। वे फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों में पानी का संरक्षण करते हैं। किसानों का शहरों की भागदौड़ एवं हलचलों से दूर एवं प्रकृति से के करीब होता है। वहां यदि भूमि और जाति के पूर्वाग्रहों एवं प्रचलित अंधविश्वासों पर होने वाले संघर्षों को अगर हम छोड़ दें तो हर जगह शांति और सौहार्द का माहौल होता है। दूसरी ओर शहरों में लोग हमेशा वक्त की कमी से जूझते हैं। यहाँ हर कार्य काफी तेजी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग में काम करते हैं, बहुत सारे काम हम लोग के लिए होते हैं। जीवन में उत्साह नहीं होता, वहां हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का जबरदस्त तनाव बना रहता है और व्यस्त शहरी जीवन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां भी हो जाती हैं। शहरी निवासियों को अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए भी काफी समय होता है। जाहिर सी बात है, उनको पास बहुत समय होता है। जैसे जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं एवं उनकी लगत बढ़ती जाती है, यानी कि वो बहुत टाइम बढ़ते रहते हैं, पैसे के पीछे भागने की प्रवृत्ति भी शहरों में लगातार बढ़ती जा रही है और यह उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। धन जमा कर लेने के बावजूद शांति अभी भी शहरी निवासियों से कोसों दूर है। गांव में एवं शहर में रहने वाले लोगों के जीवन में सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, शहरी और ग्रामीण जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, और इन दोनों जीवनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और साधारण जीवन को महत्व दिया जाता है, वहीं शहरी जीवन में लोग एकाकी और चकाचौंध भरा जीवन जीते हैं। गांवों में भी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। वहां अक्सर भूमि में मालिकाना हक और जाति से संबंधित झड़पें होती ही रहती हैं। कई गांवों में भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। हालांकि हम चाहें गांव में रहें या शहर में, लेकिन हमें अपने जीवन में सही संतुलन और उद्देश्य को स्थापित करने की आवश्यकता है। मतलब आप कहीं पे भी रहो, आप एक बैलेंस लेकर आपको चलना होता है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास में और अंतिम जो ऑप्शन दिया गया है वो है शिक्षक दिवस पर मेरी भूमिका, यानी कि टीचर्स डे में आप क्या कर रहे हैं।
ये सारी चीजें, इस पर आपको लिखना है अनुच्छेद। संकेत बिंदु क्या दिए हुए हैं, शिक्षक दिवस का परिचय दीजिए कि ये क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है, ये भूमिका क्या थी, ये कैसे निभाई, आपकी भूमिका क्या थी, उसे कैसे निभाया, और प्रभाव और परिणाम। ठीक है, ये 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो सर शुरू करते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वे देश के राष्ट्रपति के पद पर थे और शिक्षकों का सम्मान करते थे। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस वर्ष शिक्षक दिवस पर मैंने अपनी कक्षा में एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया। मैंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कार्यक्रम की योजना बनाई। भाई एक कर रहे हैं तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें। कार्यक्रम में हमने अपने शिक्षकों के लिए भाषण, गीत, नृत्य प्रस्तुत किए। हमने उन्हें कार्ड और फूल भी भेंट में दिए, जैसे सभी स्कूलों में सभी जगहों पर होता है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमारे शिक्षकों ने हमारे प्रयासों की सराहना की और वे बहुत खुश हुए। इस कार्यक्रम ने हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर दिया और हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करने में भी मदद मिली। ठीक है, तो ये 3 हमारे अनुच्छेद थे जो हमने बताए। अब आपके पास में आएंगे 2 पत्र। प्रश्न संख्या 13 में आपके पास 2 पत्र रहेंगे। दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ औपचारिक पत्र है, तो आप वही दोनों पत्र में से जो आपको सही लगे, जिसके बारे में आप लिख सकते हो, वो आप लिखेंगे। और पत्र आपको लिखना होगा 100 शब्दों में और एक पत्र के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आप निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, यानी कि अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। इस कार्य को आरंभ करने में अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है, पैसे की जरूरत है। इस संदर्भ में अपने जनपद के कैनरा बैंक के प्रबंधक महोदय, यानी कि कैनरा बैंक के जो मैनेजर हैं, उनको ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन लिखना है कि आप एक लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, कैनरा बैंक, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। दिनांक, जिस भी डेट को आप हमेशा लेटर लिखोगे, जैसे आपका एग्जाम 2 मार्च है तो आप 2 मार्च को ही पेपर डेट डालोगे। विषय लिख दोगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, फिर सम्मानित शब्द आ जाएगा, मान्यवर, और फिर विषय वस्तु आपकी रहेगी। क्या है, मैं आपको विनम्र रूप से सूचित करना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ वर्षों से एक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। मैंने उत्तर प्रदेश तकनीकी विद्यालय से MCA किया हुआ है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि होने के कारण मैंने इस क्षेत्र में अपने व्यवसाय के रूप में चुना। मैं अपने जनपद में जन कल्याण हेतु एक निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य इस संस्थान के द्वारा इस जनपद के और जनपद के आसपास के क्षेत्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है, यानी कि लोगों को हम कंप्यूटर की शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे सभी को फायदा होगा। लेकिन इसमें एक समस्या भी है, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं कि मैं उस पूंजी को लगाकर एक निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोल सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे कुछ ऋण की आवश्यकता है, इसलिए कृपया करके मुझे ऋण देने का प्रयास करें। ठीक है, सधन्यवाद, भवदीय करण। ठीक है, अब चूंकि आपने बैंक में लिखा है तो हो सकता है बैंक में आपका अकाउंट हो, जो कोई भी हो, तो नीचे खाता संख्या लिख दीजिए, क्योंकि एक बैंक में आपकी जो क्या कहते हैं छवि है वो एक खाता संख्या के रूप में है और उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है। क्या दिया गया है, आप तनुज या तनुजा हैं। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन में नाम दे देते हैं तो आपका नाम कुछ भी हो, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम तनुजा रहेगा, लड़के हैं तो आपका नाम तनुज रहेगा। ठीक है, तो आप इसी नाम से लिखेंगे। विद्यालय के पुस्तकालय में छात्रों को समसामयिक विषयों पर पुस्तकों का अभाव खटकता है, यानी कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जो क्या कहते हैं मैगजीन्स होती हैं वो नहीं है, वहां पर कमी है। प्रधानाचार्य जी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर इस विषय में से संबंधित पुस्तकें मंगवाने का निवेदन कीजिए। कि मतलब जो आपके करंट अफेयर से संबंधित जो भी मैगजीन्स हैं वो कृपया करके लाइब्रेरी में आए, आपको ये रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे देखिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली, दिनांक। ठीक है, आप इतना लिख दोगे, उसके बाद सीधे विषय आ जाएगा। विद्यालय में समसामयिक विषयों की पुस्तकें मंगवाने हेतु महोदय। ठीक, मैं तनुजा आपके विद्यालय की छात्र हूँ। ठीक है, विद्यालय आपके विद्यालय का छात्र हूँ, हमारे विद्यालय में ओके की छात्रा हूँ। अब यहाँ पर देखिए फर्क आ गया ना,
पहली बात है कि छात्रा हूं, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में समसामयिक विषयों पर पुस्तकों का अभाव है, जो हमारे छात्रों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। विद्यालय में होने वाली जीके की परीक्षाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर भी वे उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जब इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम होता है तो वो किताबें हमें नहीं मिल पाती हैं। मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करती हूं कि आप हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में समसामयिक विषयों से संबंधित पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। हमारे विद्यालय में छात्र जीके की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर होगी और उनका विज्ञान विकास भी होगा। भाई विज्ञान से संबंधित भी पत्रिकाएं होती हैं तो उन्हें भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम सभी छात्र आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए आभारी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या तनुजा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पत्र, कोई भी मैटर आए, देखो पहली चीज है मैटर आपको समझना है और फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास प्रश्न संख्या 14 में जो है हमारे पास 2 सूचनाएं आएंगी। दोनों सूचनाओं में से हमें कोई एक सूचना करनी है। तो सूचना का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपको ब्लॉग बनाना होता है, सबसे ऊपर आप सूचना लिखते हैं, सूचना देने वाली संस्था का नाम होता है, दिनांक होता है, विषय होता है, फिर विषय वस्तु लिखते हैं, फिर जिसने भी इसे इशू किया है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किए जा रहे किसी आयोजन के प्रमुख आकर्षणों का उल्लेख करते हुए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। अब 2 सूचनाएं दी गई हैं, जो आपको मैटर सही लिखे उस पे लिखेंगे और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 4। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉग बनाया, सूचना लिखी, कौन संस्था दे रही है, वाटिका अपार्टमेंट, दिनांक लिखेंगे, मैटर आ गया, आपका विषय आ जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन हेतु समारोह। हमारी सोसाइटी के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को सूचित किया जाता है कि इस बार उनके मनोरंजन के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उनके प्रमुख आकर्षक में संगीत सभा, कव्वाली, नाटक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आदि शामिल है। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस आयोजन का संपूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए रात्रि भोज का विशेष रूप से आनंद उठाएं। साधना सक्सेना अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट जो है सोसाइटी की, उन्होंने ये चीज कही है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सूचना पर। क्या है देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न निवेदनदाताओं में से कुछ योग्य निवेदिताओं को अपनी आवश्यकता के अनुरूप पाया है। उन्होंने अपनी निविदा में कार्य की क्या कीमत निर्धारित की है उसे बताने के लिए निवेदिताओं की सभा बुलाने के लिए 20 से 25 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। तो विकास प्राधिकरण की तरफ से ये सूचना जारी हुई है। तो एक तरीके से जब इस तरीके की सूचना जारी होती है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना इशू होती है तो उसकी अपनी एक संख्या होती है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देखोगे ये जिस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण जो भी आपकी संख्या, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे सूचना लिख देना। पत्र संख्या यहाँ पर दी गई है, दिनांक दिया गया। अगर आपको पत्र संख्या नहीं तो पत्र संख्या में क्या करना, पत्र संख्या डालना, आगे कुछ डिजिट डालना, स्लैश डालना, फिर डिजिट डालना, फिर स्लैश डालना, तो कुछ भी करके लिख देना ऐसे। ठीक है, प्राइस बिड खोले जाने संबंधी सूचना। ठीक है, वाटिका एंड लिविंग योजना स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संजीव GH 16 की 2 बिड सिस्टम के अंतर्गत नीलामी के संबंध में दिनांक 18/2/2019 को प्राप्त निवेदिताओं में मैं प्रकाश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मैनेजर JKG कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी बिड अहट पाई गई है। अतः संबंधित निवेदिताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त अहम निवेदिताओं की प्राइस बिड दिनांक 28 को शाम 4 बजे प्राधिकरण सभागार में खोली जाएगी। सभी निवेदिताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण सभागार में उपस्थित होने का कष्ट करें। राहुल। तो देखिए ये बिड होती है क्या, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण हर शहरों में काम करते हैं। कहीं पर कोई बिल्डिंग है, कोई बनाना है, भूमि है, तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे टेंडर्स पड़ते हैं। तो जिसका एकदम लोएस्ट होता है वो ओपन करा जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी जनता के सामने, जितने लोग उन्होंने बिड किया है सबके सामने होती है। तो उसी की सभा बुलाने और बिड ओपन करने के लिए ये सूचना थी।
ठीक है। अब आ गए प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे पास है 2 विज्ञापन, दो में से आपको कोई भी एक विज्ञापन करना है। विज्ञापन के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलर, हाइलाइटर या व्हाइटनर इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, पहला है नाखूनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नेल पॉलिश का विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। तो जो भी आप विज्ञापन बनाएंगे, 2 दिए गए हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। तो विज्ञापन के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक आप वो बना देना रेक्टेंगल, फिर याद रखना ऑफर आपको दे देना, जैसे हमने दिया है कि कीमत केवल 100 रुपए में 6 पैकेट आपको मिल रही है। नेल पॉलिश की इधर पिक्चर बना देना, बहुत इजी है बनाना। फिर इस पे कुछ टैगलाइन, जैसे नाखूनों की शान बढ़ाती, सुंदरता में 4 चांद लगाती, सबके मन को लुभाती, श्रृंगार नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश का एक नाम भी हमने दे दिया, क्या, श्रृंगार नेल पॉलिश। अब इस नेल पॉलिश में क्या है, देखिए, अब कोई भी जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसमें जो है कुछ अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। क्या है, श्रृंगार नेल पॉलिश आकर्षक रंगों में उपलब्ध, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ, सभी प्रमुख स्टोरों में उपलब्ध। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारा विज्ञापन बन जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे विज्ञापन में। यहाँ क्या दिया गया है, आपके पिताजी का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए आप अपने घर का फर्नीचर बेचना चाहते हैं। इसमें संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक विज्ञापन लिखना है। अब ये विज्ञापन सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, फर्नीचर बेचना है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बिकाऊ है। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर की पिक्चर भी आपको इधर लगानी पड़ेगी। अब क्या आप बेच रहे हो और उसकी क्या क्वालिटीज हैं ये देनी पड़ेगी। आवाज को सुंदरता से सजाएं, हम अपने घर के फर्नीचर को बेचना चाहते हैं। आपके घर को अद्भुत और आकर्षक बनाने के लिए हमारे पास दराजी, सोफे, डाइनिंग टेबल और अन्य आकर्षक आइटम्स हैं। आइए इस सुंदर फर्नीचर को अपनाएं और अपने घर को सजाएं। जो भी व्यक्ति फर्नीचर को लेने का इच्छुक हो तो आज ही संपर्क करें। तो अब चूंकि आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, फोन नंबर भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई फर्नीचर देखने भी व्यक्ति आएगा, आपसे फोन पे भी बात करेगा। ठीक है, अब क्या है, सभी फर्नीचर बहुत ही कम शुल्क पर उपलब्ध है। तो ये आपने एक आकर्षक चीज दे दी कि बहुत लोएस्ट प्राइस में ये आपके पास में अवेलेबल है। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16, जहां पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा जो रहेगा वो एक ईमेल है और अथवा करके दूसरा प्रश्न है जो कि एक लघु कथा रहेगी। तो जो आप करना चाहते हैं वो करिएगा, जो अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल का अपना फॉर्मेट होता है जो अभी मैं आपको समझा रही हूं। आप धनुश्री या धनुष हैं, अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका को लगभग 80 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है। ईमेल के लिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाना, ध्यान रखना, सबसे पहले टू लिखेंगे जिसको आप मेल भेज रहे हैं, फिर BCC डालेंगे, फिर CC डालेंगे। ये फॉर्मेट मैं आपको पूरी तरीके से समझा चुकी हूँ कि हम BCC और CC क्यों डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे, जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु महोदय सादर नमस्ते, मैं धनुश्री, धनुष क्षेत्र का नाम लिखेंगे जिस भी क्षेत्र से आप हैं, का निवासी हूँ, हमारे क्षेत्र में जल भराव की गंभीर समस्या है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बारिश होने पर सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत कठिनाई होती है। इस समस्या के कारण गंदगी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कृपया इस समस्या का शीघ्र समाधान करें और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराएं। ठीक, आपकी सहायता की अपेक्षा में धन्यवाद, सादर धनुश्री या धनुष। जो भी आप हैं, अगर लड़के हैं तो धनुष, लड़की हैं तो धनुश्री, जो अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, अब अथवा करके हमारे पास में एक लघु कथा लिखने के लिए आएगी। उसका विषय दिया हुआ है लॉकडाउन में गरीब। जब लॉकडाउन लगा था तो गरीबों की क्या स्थिति थी, इस पे आपको एक लघु कथा लिखनी है, करीबन 100 से 120 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना, क्या, लॉकडाउन में गरीब। उसके बाद शुरू करेंगे, ये वाकया उस वक्त का है जब पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं जहां रहता हूं वहां से थोड़ी दूर एक बस्ती है जिसमें गरीब मजदूर रहते थे। हुआ ऐसा कि एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने एक झोपड़े से कुछ आवाजें सुनी। उस घर के बच्चे भूखे थे और वे खाना मांग रहे थे। मैंने पास ही खड़े एक आदमी से पूछा कि कुछ कठिनाई है क्या। मेरी बात सुनकर बोला कि बंदी होने के कारण सारे काम बंद हैं और काम नहीं होने के कारण हमें पैसे नहीं मिल रहे। लगभग पूरी बस्ती की यही स्थिति थी। सभी घरों में खाने की सामग्री या तो नहीं थी या फिर बहुत कम थी।
इस पर मैंने उनसे पूछा कि सरकार ने तो सभी के लिए खाने की व्यवस्था मुफ्त में की है। तो उसमें से एक ने कहा कि हम अपना राशन लेने के लिए गए थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला और हमें बताया गया कि अनाज आया ही नहीं है। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी मदद करने की ठानी। हम सभी अपने एक घरों से कुछ राशन लेकर आए और आसपास और लोगों को भी मदद के लिए प्रोत्साहित किया ताकि 2-3 दिन के लिए उन्हें भोजन मिल जाए। इसी बीच एक एनजीओ ने आकर उनके भोजन की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। मतलब हमने अपनी तरफ से कोशिश करी ही करी, लेकिन साथ ही जल्दी एक एनजीओ ने भी हमारी मदद करी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड सैंपल पेपर हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। ठीक है, तो बहुत सावधानी से हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। और हाँ, जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखिए, करने का पैटर्न है, टाइम लिमिट है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आज सैंपल पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो ये मान के चलो कि आपने 95% अपना बोर्ड का पेपर अभी से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा सेकंड सैंपल पेपर था, अभी हमारे और भी सैंपल पेपर आएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आते रहें। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे दोबारा। तब तक आपको करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।